आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस एक नई क्लास थर्ड ईयर की बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स की, जो अपन क्वांटम मैकेनिक्स लेकर आ रहे हैं फिजिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स की 22वां एपिसोड लेकर आए, पार्ट नंबर 22। क्वांटम मैकेनिक्स का 22 पार्ट अपन लेकर आए थे। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ ली थी और श्रोडिंगर इक्वेशन का मैंने बताया था कि अगर फोर्स रीजन में बल क्षेत्र या स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में अपने पास श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई थी, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर टी। ठीक है, ये अपने पास एक नई समीकरण बनती थी वी आर टी साई, जो अगर आपका कण किसी एक बल क्षेत्र में गति करता है तो उसकी श्रोडिंगर समीकरण, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड हो गई थी। ओके, आज अपन पढ़ेंगे टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण। टाइम पर डिपेंड करने वाली श्रोडिंगर समीकरण और टाइम पर इंडिपेंडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। जो टाइम डिपेंडेंट यानी जिसमें समीकरण में समय होना चाहिए, तो वो तो हो जाएगी आपकी काल आश्रित, टाइम पर डिपेंड करने वाली। एक होगी आपकी टाइम इंडिपेंडेंट, जो समय पर निर्भर नहीं करती, यानी श्रोडिंगर समीकरण में टी नहीं होना चाहिए, वो आपकी कहलाएगी काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। तो चलो आइए आज अपन इनको निकालते हैं, दोनों को, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट को। तो सबसे पहले अपने पास हो जाएगी काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, टाइम डिपेंडेंट काल आश्रित, हिंदी में अपन इसको क्या बोलते हैं, काल आश्रित, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। आपको कैसे लिखना मैं आपको बता रहा हूं, है ना। टाइम डिपेंडेंट यानी इसका मतलब क्या हो गया, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जो किस पर डिपेंड करती हैं, टाइम पर डिपेंड करती हैं। एग्जाम में पूछे, क्योंकि अभी तक बीएड थर्ड ईयर का क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर हो ही नहीं था इस साल, लेकिन बीएससी थर्ड ईयर का बहुत बार हो चुका है, तो इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि काल आश्रित है काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण बताइए। तो आपको जैसे मैं पूछूं, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर, आपको वैसे का वैसे लिखना है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कि स्मॉल एम द्रव्यमान तथा पी संवेग, एक कण है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम द्रव्यमान है, तथा पी संवेग वाले कण की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वी आर टी। ऐसे बताते हैं, स्थितिज ऊर्जा वी आर टी के संगत तरंग फलन के संगत तरंग फलन साई आर टी के संगत तरंग फलन साई आर टी के लिए काल आश्रित, वही टाइम डिपेंडेंट है ना, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी, आइए इसको अपन देखते हैं। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी आपकी आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, इधर अपन क्या बताएंगे, आर ओ टी, स्थिति और पोजीशन। ठीक है, आर और टी बराबर, इधर क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस वी आर टी साई, ये समीकरण बनती। जो पहले वाली थी अपन ने उसको ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, वी आर टी डॉट साई आर टी, एक अपन ने साई आर टी और जोड़ दिया, वी आर टी डॉट साई आर टी, स्थिति और टाइम के अनुसार के संगत तरंग फलन। अपन ने सब जगह आर टी, इसके साथ भी आर टी और इसके साथ भी अपन ने क्या कर दिया, आर टी को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अपन चाहे तो बाद में इसको ऐसे लिख सकते हैं वापस कि आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी आर टी, इसके साई के साथ क्या लग रहा है, आर टी बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई डेल स्क्वायर प्लस वी आर टी, बाहर कॉमन क्या आ गया, साई आर टी, दोनों के साथ एक साथ। यही टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर समीकरण है, यही हो जाएगी आपकी टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर समीकरण। जो पहला आई ना वही है, बस अपन ने आर और टी इसके साथ पोजीशन जोड़ दिया। ठीक है, जहां आपको पता है डेल स्क्वायर किसके बराबर है,
डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये अपने को पता है ना, ये वाला ऑपरेटर किसके बराबर है, ये इसी के बराबर है। डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये हो गई आपकी एक टॉपिक कंप्लीट। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है वो अपन ने निकाल लिया। ठीक है, तो चलो आइए अपन ने क्या देखा, एक बार इसको वापस समझ लेते हैं अपन कि m द्रव्यमान और p संवेग वाले कण है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, VRT। r पोजीशन, r का मतलब x y z किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, r और समय t के संगत तरंग फलन क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन आपका साई RT। इसके लिए टाइम डिपेंडेंट काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, अपने को पता है आयोटा h क्रॉस डेल साई अपॉन डेल t। इसके साथ यहाँ पर क्या जुड़ी है, RT बराबर माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई RT वापस वही प्लस VRT, स्थितिज ऊर्जा भी होगी साई RT। ठीक है, वापस इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं आयोटा h क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी RT बराबर यहाँ से साई RT को अपने बाहर निकाल दिया और ये आपकी बन गई टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण। अब अपन निकालेंगे टाइम इंडिपेंडेंट, जो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी, मतलब नहीं करने का मतलब टी हट जाएगा यहाँ से। अब वो कैसे हटता है अपने को लॉजिक दिखाना, मतलब कुछ समय ऐसी कंडीशन आएगी जब अपना कण टाइम पर डिपेंड ना करके उसकी पोजीशन पर डिपेंड करे, तो वो हो जाएगी आपकी काल अनाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो चलो आइए उसको अपन निकालते हैं। ये हो गई आपकी। ठीक है, आपको ऐसे कैसे लिखना है एग्जाम में। अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन। अगला हो जाएगा अपने पास काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। काल अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, काल अनाश्रित, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगी, चलो आइए समझते हैं इसको। तो अपन लिखेंगे अनेक घटनाओं में, जैसे जैसे मैं पॉइंट लिख रहा हूं आपको पॉइंट वैसे क्या वैसे लिखना है। अनेक घटनाओं में गतिशील कण की स्थिति, अनेक घटनाओं में गतिशील कण, जो आपका कण गतिशील होता ना, तो अनेक घटनाओं में गतिशील कण की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो समय पर निर्भर नहीं करती, समय पर निर्भर नहीं करती। अपने को अभी मैंने आपको बताया था अनेक घटनाओं में गतिशील कण की स्थितिज ऊर्जा, गतिशील कण की पोटेंशियल एनर्जी समय पर निर्भर नहीं करती हैं, बल्कि केवल स्थिति पर डिपेंड करती है, बल्कि कण की स्थिति यानी पोजीशन पर निर्भर करती है, कण की स्थिति पर निर्भर करती हैं। अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं, अर्थात VRT बराबर VR। समझ गए, इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। VRT बराबर क्या हो जाएगा, VR। ऐसी घटनाओं के लिए पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा अपन, मैं आपको फिर वापस इसका एक्सप्लेन कर ले रहा हूँ। ऐसी घटनाओं के लिए ऐसी कंडीशन अपने पास आएगी, तो ऐसी घटनाओं के लिए तरंग फलन, जो आपका वेव फंक्शन है, तरंग फलन साई RT को ऐसे अपन देखो, अब अपन लॉजिक लगा रहे हैं ना, ऐसा लॉजिक अपने का बार बार लगाना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे इसके टॉपिक सोल्व करेंगे जब इसमें इसी प्रकार लॉजिक लगेगा। तो ऐसी घटनाओं के लिए तरंग फलन साई RT को फलन साई R, दो प्रकार से इसको अपन तोड़ेंगे। इसके दो पढ़ेंगे, साई RT के अपन दो फंक्शन बनाएंगे, एक तो सिर्फ स्थिति पर निर्भर करेगा और एक क्या पड़ेगा, सिर्फ टी पर समय पर निर्भर करेगा। तो ऐसे अपने पास दो अलग अलग फलन यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। तो तरंग फलन साई RT को फलन साई R, जो केवल स्थिति पर निर्भर करता है, फलन साई R जो केवल स्थिति पर निर्भर करता है, और एक अपना क्या हो जाएगा, फलन साई R जो केवल स्थिति पर निर्भर करता है, तथा अन्य फलन
तथा अन्य फलन, एक और फलन इसका तोड़ देंगे फाई टी। एक फंक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, अन्य फलन हो जाएगा फाई टी, जो केवल टाइम पर निर्भर करता है, जो केवल समय टी पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके तो अपन दो अलग अलग पॉइंट बता देंगे। समय टी पर निर्भर करेगा तो अपन इसको लिख सकते हैं कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है, तो अपने पास यहां पर दो पोजीशन हो जाएगी, एक अपने पास स्थिति आ जाएगी सिर्फ आर की और एक अपने पास टाइम की अलग अलग हो जाएगी। तो अपना जो वेव फंक्शन है साई आर टी, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, साई आर टी का जो मल्टीप्लिकेशन सिस्टम आएगा वो ऐसे आ जाएगा कि एक फंक्शन बनेगा जो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, पोजीशन पे, डॉट एक आपका क्या हो जाएगा, अन्य फंक्शन फाई जो किस पर डिपेंड करेगा, समय पर निर्भर करेगा। तो ये अपने पास दो नई इक्वेशन यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। कैसे क्या अपन है, अपने को बताना है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण। एक ऐसी इक्वेशन है जो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। तो अपन ने देखा यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा कि बहुत सारी घटना ऐसे होती हैं जहाँ पर अपना कण जो गतिशील है उसकी पोटेंशियल एनर्जी वो टाइम पर निर्भर नहीं करती। तो अर्थात अपन ऐसे लिख सकते हैं वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, उसकी कण की पोजीशन पर। तो जो वी आर टी था उसको अपन क्या बता सकते हैं, वी आर बता सकते हैं। तो इसी रूप में जो अपना वेव फंक्शन बन रहा है, आगे देखिए कि जो आपका तरंग फलन है साई आर टी, उसको अपन दो रूप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अपन लिखेंगे साई आर जो केवल किस पर डिपेंड करे, उसकी पोजीशन पर डिपेंड करे, केवल पोजीशन पर डिपेंड करता है, और एक अन्य फंक्शन बनेगा अपन फाई टी जो किस पर डिपेंड करेगा, केवल टाइम पर डिपेंड करता है। तो अपन इस साई आर टी को ऐसे लिख सकते हैं, साई आर टी बराबर साई आर डॉट फाई टी। दो अलग अलग फलन बन गए, ऐसे अपने को पॉइंट टू पॉइंट चलना। आगे चलिए वापस आगे लिखेंगे अपन, ये है ना समीकरण एक बन चुकी है, इसको अपन यहां से मिटाते हैं। वी नो डेट, हम जानते हैं टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर समीकरण क्या आई हुई अपने पास, हम जानते हैं जो आपकी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यानी काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण अपने पास क्या आई हुई है, उसको अपन ऐसे कैसे यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो वो आई हुई अपने पास, पहले इधर लिख रहा हूँ, माइनस एच क्रो स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर टी, यही हुई है, प्लस वी आर टी साई आर टी बराबर आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी आर टी। ये अपन ने नई समीकरण बना ली नंबर 3। नई समीकरण का मतलब जो पीछे आई हुई अपन ने वो यहाँ पर समीकरण 3 में डाली। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 के मान यहाँ रखेंगे, समीकरण 1 व 2 के मान 3 में रखने पर, ठीक है, मतलब मान अपन ऐसे रख रहे हैं, मान रखने का मतलब जहां वी आर टी है वहां टी हटकर सिर्फ वी आर हो जाएगा। ठीक है, जहां साई आर टी वहां पर एक तो साई आर हो जाएगा और एक फाई टी, इसके दो अलग अलग अपने पास फंक्शन यहाँ पर नोट हो जाएंगे। तो इस समीकरण को मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पर, चलो आइए ये दोनों मान अपन रखते हैं अपन, एक बार मैं लिख लेता हूँ है ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। माइनस एच क्रो स्क्वायर अपॉन 2m फाई टी डॉट डेल स्क्वायर साई आर, इसको मैं जमा रहा हूं, अपन इस प्रकार जमा सकते हैं। ठीक है, डेल स्क्वायर साई आर प्लस इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, वी आर साई आर और फाई टी दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, साई आर डॉट फाई टी। ठीक है, बराबर आगे क्या हो जाएगा आपका, आयोटा एच क्रॉस फाई टी डॉट नहीं आयोटा एच क्रॉस साई आर डॉट डेल फाई टी अपॉन डेल टी। ये अपने पास समीकरण बन गया, आयोटा एच क्रॉस साई आर डॉट डेल फाई टी अपॉन डेल टी। कैसा ही, अब चलिए आइए, ये आपका मान ऐसा कैसे ही, ये मान किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर साई आर टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मतलब अपन साई आर टी की जगह क्या लिख सकते हैं, साई आर डॉट फाई टी। समीकरण 2 बनी थी अपने पास, साई आर और फाई टी, दो अलग अलग इसके टर्म्स हो गई। एक यहाँ पर देखिए अपन वी आर टी की जगह सिर्फ अपन क्या लिख सकते हैं, वी आर लिख सकते हैं। तो ये मान इस पूरे टर्म्स के साथ आएगा,
ये मान इस पूरे टर्म्स का आ जाएगा और ये मान भी इसके साथ भी आएगा, मल्टीप्लाई में है, तो इसको मान को ऐसे एडजस्ट कर लिया, ये आपका पूरा मान ऐसे था देखिए, तो फाई टी को अपने पहले लिख दिया और साई आर को इसके साथ एडजस्ट कर लिया, क्योंकि ऐसे एडजस्ट करने के बाद अपनी नई समीकरण अपने को प्राप्त होगी। गुणनफल में आपको पता है जैसे कोई वैल्यू होती है ऐसे 2x² 4y² z, तो z y² 4 इंटू x² इंटू 2, क्या ये मान दोनों सही नहीं है? आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, उसका मतलब ही क्या हो गया 4 2 8 x² y² z, या इसको कर दीजिए 4 2 8 x² को पहले लिख लीजिए y² और z, बस मान को अपन ने क्या कर दिया यहाँ पर आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो चलो आइए ये अपन ने क्या देखी यहाँ पर -h²/2m साई आर टी को एक बार फाई टी यहाँ लिख दिया और डेल स्क्वायर के साथ अपन ने साई आर ऐड कर दिया, प्लस वी आर टी को अपन क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 5 से सिर्फ वी आर और इसके साथ भी ऐड हो रहा है तो साई आर डॉट फाई टी बराबर। आगे चलिए वापस इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं कि आयोटा एच क्रॉस, इसको साई आर को पहले लिख दिया और डेल अपॉन डेल टी के साथ मैंने क्या लिख दिया फाई टी, क्योंकि टाइम टू टाइम हो रहा है ना, इसलिए इसको अपन इजी वे में लिख सकते हैं। आगे चलिए वापस उपरोक्त समीकरण में ये जो अपने पास समीकरण बनी ना, उपरोक्त इक्वेशन में साई आर डॉट फाई टी किसका भाग देंगे अपन, साई आर डॉट फाई टी इसका भाग देने पर, डिवाइड करने पर कीजिए, भाग दीजिए, भाग देंगे तो अपने पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, नहीं -h²/2m -h²/2m डॉट 1 अपॉन साई आर डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर, ठीक है, साई आर फाई टी तो कट गया यहाँ से, तो वी आर हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास आयोटा एच क्रॉस अपॉन फाई टी डॉट डेल फाई टी अपॉन डेल टी। ये देखिए अपने पास एक नई समीकरण प्राप्त हो जाती है, समीकरण 4। देखिए अपने पास एक नया टर्म्स प्राप्त हो गया और इस नए टर्म्स को अपन इस प्रकार बता सकते हैं कि अपन ने क्या किया कि ये जो समीकरण बनी ना, उस समीकरण को अपन ने ये इससे ये आ गई कि अपन ने इस समीकरण में 1 व 2 के मान रख दिए 3 में, तो अपने पास ये पोजीशन प्राप्त होगी। कैसे ही मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने इसमें देखा कि इस समीकरण को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, उपरोक्त इक्वेशन को साई आर डॉट फाई टी से। इस समीकरण में अगर मैं साई आर और फाई टी का भाग दूं तो फाई टी से फाई टी कट गया, नीचे 1 अपॉन साई आर आ गया, क्योंकि ये डेल के साथ है इसलिए अपन इसको नहीं काट सकते, डेल स्क्वायर साई आर प्लस इसके साथ देखिए अपन साई आर फाई टी ये पूरा कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा वी आर। आगे चलिए तो फाई टी से फाई टी नहीं कटेगा, साई आर से साई आर कट गया और अपने पास आयोटा एच क्रॉस अपॉन नीचे क्या आ गया फाई टी डॉट डेल फाई टी अपॉन डेल टी। अब अपनी समीकरण 4 को आप ध्यान से देखिए, ये एलएचएस है, ये पूरा पोजीशन आर पर निर्भर कर रहा है, कहीं पर भी टाइम नहीं आ रहा। यहां से अपनी वो इक्वेशन बनेगी, कौन सी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यहां से बनेगी। लेकिन आरएचएस पूरा किस पर डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे अपन बता दें ना, एलएचएस पूरा आर पे डिपेंड कर रहा है और आरएचएस पूरा किस पे कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है अगर आप यहाँ कुछ चेंजेस करते हो, मतलब टाइम में कुछ चेंजेस होते हो तो इधर कोई चेंजेस हो गई नहीं, इधर कोई लेना देना है ही नहीं, या अगर अपन पोजीशन में चेंज करते हैं देन टाइम में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आप पोजीशन में चेंज करोगे तो इस कंडीशन में टाइम में भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब अपने को चाहिए टाइम इंडिपेंडेंट, ऐसी इक्वेशन जो टाइम पर डिपेंड ना करे। तो इस पूरे को अपन एक कांस्टेंट के बराबर लिख सकेंगे, तो इसको अपने को भूलना है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये पूरी समीकरण किसके बराबर हो जाएगी, ये कांस्टेंट में किसके बराबर लिखूंगा, ई के बराबर लिखकर इस मान को अपन चेंज कर सकेंगे। देख लिया अपन ने, आरएचएस पूरा टाइम पे डिपेंड कर रहा है और एलएचएस पूरा किस पर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। तो चलो आइए अपन आगे देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जो समीकरण 4 है उसमें एलएचएस, समीकरण 4 में एलएचएस केवल पोजीशन आर पर निर्भर करता है, ठीक है, केवल स्थिति आर पर डिपेंड करता है, जो पोजीशन है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें पोजीशन में कोई भी चेंज करोगे तो इस कंडीशन में टाइम में यहाँ पर कोई चेंज नहीं आता है। केवल स्थिति आर पर निर्भर करता है, समय टी पर नहीं, समय टी पर नहीं, ठीक है, टी पर नहीं। तथा आरएचएस जो आपका राइट हैंड साइड है वो केवल समय टी पर निर्भर करता है। अपन है ना ऐसे सेटिंग कर आगे इक्वेशन को बिल्कुल अपन ने अलग छांट लिया, पोजीशन एक साइड में रख ली और टाइम अपन ने एक साइड में रख लिया, समय टी पर, तथा आरएचएस केवल समय टी पर निर्भर करता है,
समय t पर निर्भर करता है, स्थिति r पर नहीं। ठीक है, वो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अब आइए अपने पास कुछ और अपन लिखते हैं, थ्योरी लिखनी पड़ेगी अपने को। आगे चलिए, आगे मैं लिखता हूं कि वही अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर अपन टाइम में कोई भी चेंज करेंगे तो पोजीशन में यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, या अपन पोजीशन में कोई भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर टाइम आपका ऐसा का ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर कोई चेंजेज नहीं आएगा। तो उसी को अपन थ्योरी रूप में लिखना है। तो आगे लिखूंगा मैं कि अर्थात समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन से, समय में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से, समय में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से टाइम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वापस आगे, तथा स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से, तथा स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से, स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से समय में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। किसी भी प्रकार के परिवर्तन से समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसमें चेंज किया तो इसमें कुछ नहीं होगा, और इसमें चेंज किया तो इसमें कुछ नहीं होगा। तो अपन लिख सकते हैं कि दोनों पक्ष किसी, अतः दोनों पक्ष किसी एक कांस्टेंट के बराबर होंगे, किसी एक कांस्टेंट, है ना, नियतांक। ठीक है, दोनों पक्ष किसके बराबर हो जाएंगे, पर्टिकुलर कोई एक कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे आप इधर ले लो और चाहे आप उधर ले लो। तो अपन लिखेंगे समीकरण 4 के LHS से, जो समीकरण 4 है उसके LHS से अपन क्या बता सकते हैं, समीकरण 4 के LHS से कीजिए कि माइनस एच क्रो स्क्वायर अपॉन 2m डॉट 1 अपॉन साई आर डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर, और ये पर्टिकुलर इसी एक कांस्टेंट ए के बराबर। पीछे वाला मान अपन ने किसके बराबर मान लिया, ई के बराबर मान लिया। ठीक है, आगे आइए वापस इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं अपन, इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं वापस, 1 अपॉन साई आर को अपन बाहर लिख देते हैं, 1 अपॉन साई आर को मैं अगर इसको यहाँ से बाहर लिख देता हूँ ऐसे, 1 अपॉन साई आर। अगर अपनी ये पोजीशन बाहर आ जाती है तो यहाँ से क्या बच रहा है आपके पास अंदर, माइनस एच क्रो स्क्वायर अपॉन 2m डॉट डेल स्क्वायर साई आर, ये पूरा एक साथ हो गया, प्लस वी आर, ये पोजीशन आपकी अलग चलेगी, बराबर ई। ये कोई कांस्टेंट जो अपन ने मान लिया। ठीक है, या इस समीकरण को अगर अपन साई आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उपरोक्त समीकरण को अपन किससे मल्टीप्लाई कर लें, साई आर से, तो अपन लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण को साई आर से मल्टीप्लाई करने पर, साई आर से गुणा करने पर, ओके, गुणा कीजिए, अपने पास नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, साई आर से जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साई आर कट गया आपका, है ना, और ये एक जगह अपना डेल स्क्वायर साई आर बचा वही है। ठीक है, और प्लस वी आर क्या हो जाएगा अपने पास, साई आर एक साथ हो जाएगा। तो अब देखिए साई आर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कट गया साई आर से। ठीक है, और अपने पास नई समीकरण क्या आ जाती है यहाँ पर, माइनस एच क्रो स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, ये साई आर है, प्लस पहले एक बार इसको सिलेक्ट, माइनस एच क्रो स्क्वायर डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर साई आर बराबर ई साई आर। पूरी समीकरण मल्टीप्लाई होगी ऐसे, पूरी समीकरण हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाई, है ना, ई साई आर ऐसे। इसको भी कर लिया ई साई आर, वी आर भी साई आर हो गया, और ये आपका साई आर कट गया, तो अपने पास क्या बच गया, डेल स्क्वायर साई आर। अब इन दोनों में देखिए वापस साई आर और साई आर आपका क्या है, कॉमन है, तो इसको अपन बाहर निकाल देते हैं, तो अपनी नई समीकरण हो जाएगी ऐसे,
तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, अगर अपन साई आर को बाहर कॉमन ले लें तो अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, सिर्फ डेल स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, प्लस वी आर साई आर बराबर ई साई आर। ये आपकी हो गई टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। दिस इज ए इक्वेशन फॉर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, ऐसे अपन बता सकते हैं। तो अपने पास पर्टिकुलर यहाँ पर दो इक्वेशन आ गई। एक ऐसी इक्वेशन जो पूरी टाइम पर डिपेंड करेगी, ठीक है, वो कैसे आती है अपने को पता है, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर टी साई आर। एक इक्वेशन अपने पास ये आई थी जो पूरी कैसी आई थी, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और एक अपन ने सोल्व किया यहाँ पर जो पूरी कैसे आएगी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण, जो पूरी टाइम पर इंडिपेंडेंट हो रही। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5 कार्ल अनाश्री श्रोडिंगर समीकरण। आप चाहो तो ऐसे इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अपने दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है। तो ये हो गई अपने पास। ठीक है, ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है। अब अपन एक दो छोटे टॉपिक है उनको करते हैं अपन। एक अपन पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, और एक अपन पढ़ेंगे तरंग फलन जो साई आर टी, उसका भौतिक महत्व क्या है, फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेव फंक्शन साई आर टी। वेव फंक्शन साई आर टी का फिजिकल इंपॉर्टेंस अपने पास क्या रहेगा। तो चलो आइए अगला करते हैं अपन। फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेव फंक्शन साई आर टी। टॉपिक क्या हो जाएगा अपना, फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेव फंक्शन साई आर टी। जो अपना तरंग फलन है ना साई आर टी, उसका भौतिक महत्व क्या है, पॉइंट टू पॉइंट अपने को इसके अंदर लिखना है, क्योंकि ये 2-3 पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट। इससे अपने आगे ऑपरेटर, जब अपन ऑपरेटर पढ़ेंगे संकारक, उसके अंदर ये वैल्यूज काम आएगी। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, तरंग फलन साई आर टी का भौतिक महत्व, फिजिकल इंपॉर्टेंस, भौतिक महत्व ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलन साई आर टी का भौतिक महत्व। तो अपन इसमें लिखेंगे कि जो एक साइंटिस्ट हुआ था मैक्स बोर्न ने 1926 में, कौन से ईयर में किया था, मैक्स बोर्न ने 1926 में कण के तरंग फलन, जो आपका कण का तरंग फलन आया वेव फंक्शन, जिसको अपन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, साई आर टी। उसने क्या बताया कि जो आपका पार्टिकल, जो आपका पर्टिकुलर जो है पार्ट, उसका जो वेव फंक्शन होता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यह मैक्स बोर्न ने बताया था। तो मैक्स बोर्न ने क्या बताया कि 1926 में कण का तरंग फलन है साई आर टी। पहले अपन पूरी इसको लाइन लिखते हैं, साई आर टी के लिए किसी बिंदु, जो कण का तरंग फलन है आपका साई आर टी, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वाई जेड पर, पॉइंट आपका क्या हो सकता है, अपन किसी कण की पोजीशन क्या बताते हैं, एक्स हो सकती है या वही हो सकती है या उसकी क्या हो सकती है जेड, या शॉर्ट रूप में कहे तो अपन उसकी पोजीशन क्या बताते हैं आर। आर का मतलब ही हो गया 3 डायमेंशनल पोजीशन। तो अपन कह सकते हैं कि किसी बिंदु एक्स वाई जेड पर समय टी पर प्रायिकता, समय टी पर जो प्रायिकता होती हैं वो इस प्रोपोर्शनल होती हैं यहाँ पर साई आर टी के स्क्वायर के। ये होता है पहला नियम। ये हो गया आपका कि मैक्स बोर्न ने, ऐसा अपना पॉइंट टू पॉइंट लिखना, तरंग फलन का भौतिक महत्व है। मैक्स बोर्न ने 1926 में कण के तरंग फलन साई आर टी के लिए किसी बिंदु एक्स वाई जेड पर जो समय टी पर जो प्रायिकता होती है वो प्रोपोर्शनल होती है उस वेव फंक्शन के वर्ग के समानुपाती। ये ध्यान रखना, प्रायिकता इज प्रोपोर्शनल टू जो तरंग फलन है उसके स्क्वायर के समानुपाती होती है। ये मोड क्यों लगाया, अगर माइनस में वैल्यू तो अपन इसको प्लस में लिख सकते हैं, या यूं कहे तो प्रायिकता को मैं ऐसे बता दूंगा, पी से लिखते हैं अपन आर टी, स्थिति आर जिसमें एक्स वाई जेड हो गई, इज प्रोपोर्शनल टू या इज बराबर साई आर टी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन जब इसको खोलेंगे ना तब ध्यान रखना इसके दो चीजें खुलेगी ऐसे। स्क्वायर का मतलब एक तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर, वेव फंक्शन में ऐसे करते हैं, ध्यान रखना। इसका स्क्वायर का मतलब एक तो इसका क्या हो गया कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर साई आर टी
डॉट एक सिर्फ नॉर्मल क्या हो जाएगा, साई आर टी। ध्यान रखना जब आप इसको स्क्वायर खोलोगे तो एक बार तो अपन क्या लिखेंगे, साई स्टार आर टी, और एक बार क्या लिखेंगे अपन, साई आर टी। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि जहां ये भी है ना, छोटे छोटे पार्ट में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कि तरंग फलन का भौतिक महत्व बताइए। तो मैं यहाँ पर आपको 2 या 3 पॉइंट लिखाऊंगा, वही आपको लिखना है, ठीक है। तो नहीं, अभी आपका पॉइंट नहीं है, अब इसी पॉइंट अब निकलेगा इसका, साई स्टार आर टी डॉट साई आर टी, जहां साई स्टार आर टी, जो आपका साई स्टार आर टी है वो तरंग फलन का सम्मिश्र संयुग्मी फलन है, तरंग फलन का सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है ना, सम्मिश्र संयुग्मी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, सम्मिश्र संयुग्मी फलन है, ठीक है। साई स्टार आर टी क्या हो जाएगा, इस साई आर टी का सम्मिश्र संयुग्मी फलन है। तो अगर अपन इसको आयतन अल्पांश से गुणा कर लें तो अपन इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, आयतन अल्पांश से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी समीकरण क्या हो जाएगी, यहाँ पर साई आर टी डी वी, आयतन अल्पांश के रूप में लिखेंगे तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, साई आर टी डी वी स्क्वायर, दोनों तरफ अपन ने आयतन लिख दिया, ठीक है। तो उसने बताया कि जो प्रायिकता होती है, मैक्स बॉर्न ने उसने बताया कि उस प्रोपोर्शनल टू साई आर टी के स्क्वायर, तरंग फलन के स्क्वायर के समानुपाती होती, या पी आर टी बराबर साई आर टी स्क्वायर। जब अपन इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो एक बार तो ऐसे लिखेंगे स्टार लग जाएगा और एक बार नॉर्मल साई रहेगा, तो जहाँ साई आर टी है, साई स्टार आर टी, वो तरंग फलन का क्या हो गया, सम्मिश्र संयुग्मी फलन। फिर मैंने दोनों तरफ आयतन अल्पांश डीवी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये अपने पास एक नई समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 1। अब अपन यहाँ से कुछ बताएंगे तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार मैक्स बॉर्न ने, जो मैक्स बॉर्न हुआ था उसने, समीकरण 1 के अनुसार मैक्स बॉर्न ने तरंग फलन की व्याख्या निम्न प्रकार की, तरंग फलन की व्याख्या निम्न प्रकार की। कैसे, चलो आइए इसको अपन सोल्व करते हैं। अब उसने 2 पॉइंट बताए थे यहाँ पर, एक समीकरण आ गई, ये पूरा ऐसे सिस्टम, ये बहुत काम आएगा, ध्यान रखना। जहाँ पर भी मैं प्रायिकता लिखूं, जब भी अपन कोई सा भी टॉपिक सोल्व करें, जहाँ अपन प्रायिकता लिखे, वो इसके वेव फंक्शन के क्या होती है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इस समीकरण, जब उसने आयतन अल्पांश को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर लिया तो इसके अनुसार मैक्स बॉर्न ने व्याख्या निम्न प्रकार से की। तो आइए, उसने पहला पॉइंट क्या दिया, पहला पॉइंट दिया उसने कि नंबर 1 पॉइंट, तरंग फलन किसी भी स्थान पर अनंत नहीं हो सकता, तरंग फलन किसी भी स्थान पर अनंत नहीं हो सकता, तरंग फलन क्या होगा, कोई भी पोजीशन हो वहाँ पर अनंत नहीं होगा, क्योंकि अपन प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। जब अपन किसी चीज़ की अपन प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं तो आपको पता प्रायिकता कभी भी अनंत नहीं होती, किसी भी स्थान पर अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि साई आर टी स्क्वायर डी वी किसको दर्शाता है, कण की प्रायिकता को दर्शाता है। साई आर टी स्क्वायर डी वी कण की प्रायिकता को दर्शाता है, ठीक है। और आपको पता प्रायिकता कभी अनंत नहीं होती, कण की प्रायिकता को दर्शाता है, और अपने को पता है प्रायिकता कभी भी अनंत नहीं होती है, और प्रायिकता अनंत नहीं हो सकती, दर्शाता है, और वे प्रायिकता अनंत नहीं हो सकती। पहला पॉइंट आपका ये बन गया, प्रायिकता कभी भी अनंत नहीं हो सकती। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी जो फिजिकल इंपॉर्टेंस है वेव फंक्शन की, वो क्या कहती है कि तरंग फलन आपका किसी भी स्थान पर अनंत नहीं हो सकता है। फिर दूसरा पॉइंट दिया अपन ने, दूसरा पॉइंट इसने बताया किसी स्थिति आर पर जो आपका वेव फंक्शन है तरंग फलन साई आर टी, किसी भी स्थिति आर पर तरंग फलन साई आर टी, कोई पोजीशन है, ठीक है, और उस पोजीशन और अपना जो वेव फंक्शन है साई आर टी, उसका केवल एक ही मान होना चाहिए। ये हमेशा फैक्ट है। जब भी अपन इसको सोल्व करेंगे वेव फंक्शन को साई आर टी का, तो कोई भी पोजीशन हो वहां पर उसका एक ही मान प्राप्त होगा, एक से ज़्यादा मान प्राप्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, जब भी अपन ये चीज़ देखते हैं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी अनंत नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी एक जगह हमेशा किसी, जैसे अपन बोलते हैं ना
किसी आदमी के होने की संभावना एक जगह एक ही बार हो सकती। जैसे मान लिया कि मैं यहाँ कॉलेज में हूँ, तो एक ही संभावना मेरी एक ही बनती है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि किसी स्थिति R पर तरंग फलन साई आर टी का केवल एक ही मान होना चाहिए। साई आर टी का केवल एक ही मान होना चाहिए। क्यों? उसका रीजन भी सामने लिखा हुआ है। साई आर टी का केवल एक ही मान होना चाहिए क्योंकि किसी स्थान पर प्रायिकता एक से अधिक नहीं होती। किसी स्थान पर प्रायिकता एक से अधिक नहीं होती। एक से अधिक नहीं होती है। ठीक है, ये दोनों हो गए आपके फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेव फंक्शन। इसी प्रकार आपको बताना है कि तरंग फलन का जो भौतिक महत्व होता है वो अपन किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। तो फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेव फंक्शन अपने पास ये चीज़ें हो जाएगी। ओके, तो आज अपन ने क्या देखा कि एक समीकरण देखिए अपन ने टाइम डिपेंडेंट काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बताऊंगा बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये चीज़ें पूछी हुई है आपको। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है जो अपन ने देख लिया, और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है ये भी अपन ने देख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा टाइम इंडिपेंडेंट के मतलब ये पूरा देखो टॉपिक अपन ने सोल्व किया। किस प्रकार अपन ने एक ऐसी स्थिति बनाई जहाँ पर उसका LHS सिर्फ पोजीशन R पर डिपेंड करता हो और उसका RHS सिर्फ पोजीशन किस पर डिपेंड करता हो, टाइम पर, मतलब टाइम t पर डिपेंड करता हो। फिर उसके बाद अपन ने एक ऐसी इक्वेशन बनाई जो टाइम से लैप्स हो, तो उस समीकरण को अपन बोलेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण। ठीक, फिर अपन ने देखा फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेव फंक्शन, जो अपने पास दो पॉइंट आए, उन दोनों पॉइंट को आपको बताना है। बस ये चीज़ ध्यान रखने की, जो प्रायिकता होगी वो इज प्रोपोर्शनल टू साई आर टी के स्क्वायर के समानुपाती होती है। अपन जहाँ भी यूज करेंगे ना उसका यहाँ पर बहुत यूज रहेगा, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, एक छोटा टॉपिक है, फिर अपन आगे और प्रोबेबिलिटी ऐसे करते जाएंगे। तो आज के लिए अपन इतना से पढ़ेंगे। आज के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। आज के क्वेश्चन हो जाएंगे अपने नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन भी अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज का क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास साई स्टार आर टी डी वी, अपन चाहे तो इसको डी वी बता सकते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ठीक है, एक तो आपको निकालनी है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, एक आपको निकालनी है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, एक तो आपको बतानी है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बताइए, एक आपको क्या बतानी है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और एक आपका क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड वाला क्वेश्चन फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेव फंक्शन साई आर टी। ठीक है, आपको फिजिकल इंपॉर्टेंस बताना है किसका, भौतिक महत्व तो तरंग फलन साई आर टी का। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। और एक बार मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक बार तो आपको दिमाग में श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है बैठा ही लो, फिर आगे से आगे चलता जाएगा। जैसे अपन ने वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन निकाली थी, क्या आई थी आपके पास, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डॉट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यही थी, ये अपने पास आ चुकी थी। बस इसी को आप दिमाग में बैठा लो, और इसको अपने को, ये तो वन डायमेंशनल थी, अपने को 3 डायमेंशनल रूप में लिखना है। तो आप इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हो, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई। बस यही समीकरण अपने आगे बार बार चेंज होगी, इसलिए एक बार इस वाली इक्वेशन को तो अपने माइंड में बैठा लेना, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और ये इक्वेशन क्या होती जाएगी अपनी, बार बार इसकी जो मान होता जाएगा वो चेंजेस होता जाएगा। ठीक है, और जब अपन इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी जोड़ी तो पोटेंशियल एनर्जी भी जुड़ गई, स्थिति जुड़ गया, और अपने पास एक नया व्यापक बल बन गया। जब अपना कोई कण बल क्षेत्र एफ में गति करता है तो उसकी श्रोडिंगर समीकरण ये हो जाती है, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस VRT। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इक्वेशन बना देंगे। तो आज के लिए बस इतना सही है। उम्मीद करूंगा आपको क्लास अच्छे से समझ में आई हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो।
तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।